हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु राकेश के ऊपर। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सभी घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और वीडियोस का लुत्फ उठा रहे होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर मैं लाया हूँ आपके लिए एम्ब्रियोजेनेसिस यानी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो हम आज के इस वीडियो में इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो देर ना हो, तुरंत इसकी चर्चा करते हैं और समझते हैं कि एक्चुअल में एम्ब्रियोजेनेसिस होता क्या है। चलिए, एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब होता है भ्रूणोद्भवन। एम्ब्रियोजेनेसिस की हिंदी क्या होती है? भ्रूणोद्भवन होती है। और भ्रूणोद्भवन के नाम से अगर अपन इसका अर्थ निकालें तो नाम निकल के सामने आता है कि भ्रूण का उद्भव होना यानी भ्रूण का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? भ्रूणोद्भवन कहलाता है। अब भ्रूण का निर्माण कब हो? जब पहले फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो। तो यहाँ मैं एक चीज पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि किसी पादप की जब अपन बात करते हैं तो उसके पुष्प में दो प्रकार की घटनाएं होती है या उस पादप पे दो प्रकार की घटनाएं होती हैं। एक तो निषेचन से पहले की और एक निषेचन से बाद की। निषेचन से पहले की घटनाओं में अगर फर्स्ट में बात करूं तो फर्स्ट जो घटना है वो तो अपन ये कह सकते हैं कि मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, अलग अलग जगह पे होगा। दूसरी अगर अपन चर्चा करें तो दूसरी इसके अंदर क्रिया कौन सी आती है? दूसरी इसके अंदर क्रिया आती है कि मेल फीमेल गैमेट बनने के बाद वो मेल फीमेल गैमेट संलेखित कैसे हो और निषेचन की क्रिया तक कैसे पहुंचे। तीसरी अगर मैं बात करूं कि जैसे ही वो दोनों मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जैसे ही बन गए, बनने के बाद वो दोनों फ्यूज हो गए और फ्यूज होने के दौरान जो क्रिया होती है उसको अपन क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। तो निषेचन से पहले की घटना में तो क्या हो गया कि आपका मेल और फीमेल गैमेट बन गया, आपका भ्रूणपोष का फॉर्मेशन हो गया और उसके बाद क्या होना है? फर्टिलाइजेशन होना है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद की जो घटना है उसकी हम आज के इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं और वो घटना कौन सी है? भ्रूणोद्भवन है, जिसको अपन क्या कह सकते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस कह सकते हैं। इस एम्ब्रियोजेनेसिस को समझने के लिए हम इसकी चर्चा करते हैं कि एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में एक वैज्ञानिक थे हैंस्टीन, जिन्होंने एक द्विबीजपत्री पादप था कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस, कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस, जिसको कॉमन या सामान्य क्या कहा जाता है? शेफर्ड पर्स कहा जाता है। शेफर्ड पर्स कहा जाता है। इन हैंस्टीन नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस यानी शेफर्ड पर्स के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था और एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में हमें सबसे पहले बताया था। ये जो कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस है ये क्रूसीफेरी कुल का प्लांट है। कौन से कुल का प्लांट है? क्रूसीफेरी कुल के प्लांट का नाम है और ये कैसा है? द्विबीजपत्री। यहां देखो, एम्ब्रियोजेनेसिस है क्या? फर्टिलाइजेशन के बाद की प्रोसेस है। इसका मतलब फर्टिलाइजेशन हो चुका है। फर्टिलाइजेशन हो चुका है इसका मतलब अब ये कह सकते हैं कि मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो चुके हैं और जैसे ही फ्यूजन होता है, फ्यूजन होने के बाद हमारे पास डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन जाती है, द्विगुणित संरचना बन जाती है। तो उस द्विगुणित संरचना में आगे किस प्रकार विभाजन होते हैं और किस प्रकार एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसकी प्रोसेस हम विथ डायग्राम यहां समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनी वो स्ट्रक्चर क्या कहला रही है? अपने पास जाइगोट कहला रही है, जो कि कैसी है? द्विगुणित है। इस जाइगोट के अंदर या इस सेल के अंदर सबसे पहले होता क्या है? डिवाइडेशन से पहले देखो, कोई भी जो कोशिका है वो कोशिका पहले क्या करती है? वृद्धि करती है और अपने आकार में क्या करती है? अपने आकार को बढ़ाती है यानी वृद्धि करवाती है अपने आकार में। इस जाइगोट की कोशिका में पहले तो वृद्धि होती है और वृद्धि होने के बाद उसमें असमान अनुप्रस्थ विभाजन होता है। असमान अनुप्रस्थ विभाजन होगा तो कोशिका में जैसे ही विभाजन होगा तो 1 से 2, 2 से 4 इस प्रकार कोशिकाओं की संख्या बढ़नी है। यहाँ पहली बार असमान अनुप्रस्थ विभाजन हुआ और कितनी कोशिकाएं बनी? 2 कोशिकाएं बनी। आप इस चित्र में देख सकते हैं, एक कोशिका छोटी बनी है, एक कोशिका क्या बनी है? बड़ी बनी है। ये जो छोटी कोशिका बनी है ऊपर की तरफ, इस कोशिका को अपन ने नाम दिया है, क्या नाम दिया है? शीर्षस्थ सेल कहा गया है इसको।
और ये जो शीर्षस्थ कोशिका है, ये कोशिका निभागीय छोर की तरफ बनती है। इधर बनती है निभागीय छोर की तरफ, और नीचे की तरफ अपने पास एक सेल और बनती है जिसको अपन क्या नाम देते हैं, आधारीय सेल नाम देते हैं। और ये जो आधारीय सेल है ये कौन सी दिशा में बनती है, बीजांड द्वारीय सिरे पे बनती है। हमने इन सिरों की चर्चा पहले पिछली वीडियो के अंदर कर ली थी कि निभागीय छोर कौन सा होता है, बीजांड द्वारीय छोर कौन सा होता है। तो जब युग्मनज में पहला अनुप्रस्थ विभाजन होगा, दो सेल बनेगी, एक छोटी एक बड़ी। छोटी सेल जो होगी शीर्ष की तरफ बनेगी और वो शीर्षस्थ कोशिका किस तरफ बनेगी, निभाग की ओर। दूसरी जो सेल होगी वो कौन सी सेल होगी, आधारीय सेल होगी। आकार में कैसी होगी, बड़ी होगी। किस तरफ बनेगी, बीजांड द्वार की तरफ बनेगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहां जो अपने पास निभाग की तरफ शीर्षस्थ कोशिका है, इसमें अनुदैर्ध्य विभाजन होते हैं। अनुदैर्ध्य विभाजन का मतलब है लंबवत विभाजन। अनुदैर्ध्य विभाजन जैसे ही होगा, अनुदैर्ध्य विभाजन के अंदर विशेष बात क्या कि ये अनुदैर्ध्य विभाजन कितने होने हैं, दो होने हैं। कैसे होने हैं, सतत होने हैं, यानी लगातार होने हैं। और जब ये दोनों के दोनों विभाजन सतत और लगातार होंगे तो सेल्स एक दूसरे के समकोण पर व्यवस्थित होंगी। तो समकोण पर व्यवस्थित होंगी तो अपने पास कुछ स्थिति आ जाएगी ऐसी। ऊपर की जो अपने पास शीर्षस्थ कोशिका थी उसमें विभाजन हुआ और विभाजन से अपने पास कोशिकाएं बन गई, समकोण पर व्यवस्थित हो गई। तो इस प्रकार आपके पास ये तो बन गई दो जो आपको दिख रही है, ये शीर्षस्थ कोशिकाएं हैं। अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप के अंदर, इस शीर्षस्थ कोशिका के अंदर कौन सा विभाजन होगा, अनुप्रस्थ विभाजन। और अनुप्रस्थ विभाजन से कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी, चार। और चार कोशिकाओं का जो समूह होता है उसको हम चतुष्टांशक कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुष्टांशक यानी टेट्राड कहते हैं। ये चार कोशिकाओं वाला प्राकभ्रूण यहां बन चुका है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, ये तो अभी तक अपन ने शीर्षस्थ कोशिकाओं की बात की है, यानी ऊपर की तरफ जो सेल थी उसमें विभाजन कैसा हुआ और क्या हुआ और फिर कैसी संरचना बनी। तो शीर्षस्थ कोशिका में अनुदैर्ध्य विभाजन कितने, दो लगातार हुए, समकोण पर कोशिकाएं व्यवस्थित हुई और चार कोशिकाओं वाला प्राकभ्रूण हमारे पास बन गया। नेक्स्ट ये जो आधारी कोशिका बन गई, इस आधारी कोशिका में क्या होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होता है। और अनुप्रस्थ विभाजन से यहां पर 6 से 10 निलंबकों का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, 6 से 10 निलंबकों का निर्माण हो जाता है। अब यहां ये जो निलंबक शब्द आया है, मैं इसको यहीं पे क्लियर कर देता हूं। ये जो निलंबक शब्द है, इस निलंबक का मतलब क्या है, निलंबक होता क्या है, इसका काम क्या है। तो मैं अगर इसके काम की बात करूं तो ये जो निलंबक है ये इस विकसित होते हुए प्राकभ्रूण को कहां धकेलेगा, एंडोस्पर्म की गहराई तक धकेलेगा। एंडोस्पर्म यानी भ्रूण पोष की गहराई तक धकेलेगा। गहराई तक धकेलेगा तभी ये जो विकसित होता हुआ भ्रूण है वो वहां से पोषण प्राप्त कर सकता है। तो इस निलंबक का काम क्या हो गया, एंडोस्पर्म की गहराई तक प्राकभ्रूण को धकेलना, ताकि वो आसानी से क्या कर सके, पोषण प्राप्त कर सके। इस निलंबक की अगर मैं शीर्षस्थ कोशिका की बात करूं तो देखो यहाँ पे विद्यार्थियों, ये निलंबक था यहां से यहां तक, और इसका ये वाला जो पार्ट था ये आधारीय पार्ट था, और इसका लास्ट शीर्षस्थ पार्ट हो गया ये। इस शीर्षस्थ पार्ट की ये जो सेल है, या मैं कहूं कि शीर्षस्थ जो कोशिका है वो अपने आकार में वृद्धि करती है। आकार में आप देख सकते हैं बाकी की जो निलंबक की कोशिकाएं हैं उनसे ये आकार में क्या है, बड़ी है। और ये आकार में बड़ी होकर किसकी तरह कार्य करने लग जाती है, शुष्कांगीय जो कोशिकाएं हैं उनकी तरह कार्य करने लग जाती है। ये तो बात हो गई अपनी यहाँ पर निलंबक की कि निलंबक होता क्या है, उससे किस प्रकार किसका फॉर्मेशन होता है। इसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट स्टेप पे। इसके बाद क्या होता है, ये जो चार कोशिकाओं वाला प्राकभ्रूण था, अब इसमें क्या होगा, अनुप्रस्थ विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ विभाजन होगा तो चार से कितनी कोशिकाएं बननी है, 8। और 8 कोशिकाओं का जो समूह होता है उसको अपन क्या कहते हैं, अष्टांशक कहते हैं। क्या कहते हैं, अष्टांशक कहते हैं। तो यहां पर हमारे पास ये बन गया अष्टांशक। नीचे वही निलंबक है, शुष्कांगीय कोशिकाएं हैं। अब इस अष्टांशक की अपन बात करेंगे। इस अष्टांशक में क्या होता है, इस अष्टांशक के अंदर सतत लगातार पहले कौन सा विभाजन होगा, परिणत विभाजन होगा।
और सतत लगातार परिणत विभाजन से इस अष्टांशक के अंदर दो स्तर बन जाते हैं। कितने स्तर बन जाएंगे? दो स्तर बन जाते हैं। दो स्तर कौन कौन से बनते हैं? एक तो बनता है बाह्य और एक बनता है आंतरिक। यानी अष्टांशक में परिणत विभाजन से एक तो बन जाएगा अपने पास बाह्य स्तर और एक बन जाएगा अपने पास आंतरिक स्तर। ये जो बाह्य स्तर है, इस बाह्य स्तर को हम कहेंगे डर्मेटोजन। क्या नाम देंगे? डर्मेटोजन कहेंगे। अब ये जो डर्मेटोजन है, इसके अंदर विभाजन होगा और डर्मेटोजन में जैसे ही विभाजन होगा तो उस डर्मेटोजन के अंदर विभाजन से तो बनेगी अपनी भ्रूण की एपिडर्मिस। इससे तो क्या बननी है? भ्रूण की एपिडर्मिस। क्या बन जाएगी? भ्रूण की एपिडर्मिस बन जाएगी। और ये जो आंतरिक परत है या आंतरिक जो स्तर की परतें हैं, उसमें विभाजन से क्या होगा? ये जो पराग भ्रूण है वो पराग भ्रूण आकार में वृद्धि करेगा, यानी इसका आकार बढ़ेगा और कैसा हो जाएगा? गोलाकार हो जाएगा। तो आप नेक्स्ट स्टेप में देख सकते हो, जैसे ही इस अष्टांशक के अंदर परिणत विभाजन हुआ तो परिणत विभाजन से एक तो स्तर बन गया बाहर की तरफ और एक बन गया अंदर की तरफ। बाहर की तरफ वाला जो स्तर है उस स्तर को हम क्या नाम दे रहे हैं? डर्मेटोजन। और इस डर्मेटोजन की सेल्स में जैसे ही डिवाइडेशन होगा, विभाजन होगा, तो क्या बनना है? भ्रूण की एपिडर्मिस बननी है। और अंदर की तरफ वाली जो सेल्स हैं उनमें जैसे डिवाइडेशन होगा तो वो बढ़ेंगी आकार में, क्योंकि सेल्स की संख्या बढ़ेगी तो आकार बढ़ेगा और आकार बढ़ेगा तो उसका आकार कैसा हो जाएगा? गोलाकार। तो आप देख सकते हैं इससे पराग भ्रूण की जो संरचना है वो कैसी है? गोलाकार है। तो यहां मैंने लिखा है गोलाकार भ्रूणीय प्रावस्था आ जाती है। किसके बाद? अष्टांशक में विभाजन के बाद। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? इस गोलाकार भ्रूणीय प्रावस्था के अंदर जो भ्रूणीय प्रावस्था के बाद क्या होता है? एक खांच का फॉर्मेशन होता है। यहां आप देख सकते हैं एक खांच अंदर की तरफ बन रही है, इसलिए इसका आकार अब गोलाकार नहीं है। आकार कैसा हो गया है? हर्ट शेप हो गया है, हृदयाकार हो गया है। तो यहाँ पे दोनों जो अवस्थाएं हैं उनको आप आसानी से समझ सकते हैं कि गोलाकार भ्रूणीय प्रावस्था से हृदयाकार जो भ्रूणीय प्रावस्था है वो किस प्रकार से आती है। इसके बाद मैं चर्चा करता हूं कि ये जो खांच जो बनी है, ये खांच क्या करती है? वृद्धि करती हुई ये खांच आप देख सकते हैं, ये खांच यहां मैंने छोटी सी बनाई है और नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें आप देख सकते हैं ये गहरी हो गई। ये खांच नीचे की तरफ वृद्धि कर रही है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये जो खांच है, ये खांच किस तरफ वृद्धि कर रही है? निलंबक की तरफ। किसकी तरफ? निलंबक की ओर। और निलंबक की ओर वृद्धि करके इसको दो पालियों में बांट देगी। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एक लोब ये बन गया, दूसरा लोब ये बन गया। निलंबक की ओर बढ़ेगी और कितनी पालियां बना देगी? दो पाली। और ये जो दो पाली है इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम नाम देंगे बीज पत्र। क्या नाम दे देंगे? बीज पत्र नाम दे देंगे। यानी बीज पत्रों का निर्माण इस प्रकार होता है। गोलाकार भ्रूणीय प्रावस्था में खांच से कितनी लोब बन जाते हैं? दो लोब बन जाते हैं और उन लोबों को ही क्या नाम दिया गया है? बीज पत्र नाम दिया गया है। इसके बाद क्या होता है? देखो, इसके बाद की प्रोसेस में जो परिपक्व भ्रूण है, परिपक्व भ्रूण दो बीज पत्र और एक भ्रूणीय अक्ष में विभेदित होता है। यानी यहां इसके बाद ये जो स्टेप है इसको आप देख के यह अनुमान लगा सकते हैं कि ये परिपक्व द्विबीजपत्री भ्रूण बन चुका है। इस परिपक्व द्विबीजपत्री भ्रूण में है क्या? देखो, दो तो बीज पत्र है, एक तो बीज पत्र ये है और दूसरा बीज पत्र ये है। यानी ये जो आपको दो लंबवत भाग दिख रहे हैं इनको क्या नाम दिया गया है? बीज पत्र नाम दिया गया है। और एक बनती है इस बीज पत्र की अक्ष। ये वो अक्ष है जिससे अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो एक परिपक्व भ्रूण में कितने बीज पत्र? दो। कितनी अक्ष? भ्रूणीय अक्ष? एक भ्रूणीय अक्ष होती है। अब इस परिपक्व भ्रूण की जब अपन चर्चा करें तो इस परिपक्व भ्रूण में क्या होता है? इस भ्रूण का अक्ष, इस भ्रूण की जो अक्ष होती है, इस अक्ष का बीज पत्रों के स्तर से ऊपर का भाग, किसके ऊपर का भाग? बीज पत्रों के स्तर से ऊपर का भाग, वो तो क्या कहलाएगा? बीज
पत्रोपरिक यानी एपिकोटाइल, यानी अगर मैं बात करूं इस अक्ष से या इन बीज पत्रों से इस अक्ष के ऊपर का भाग, यानी अक्ष तो रह गई ये, और इसके ऊपर का भाग यानी ये सेल्स जो हो गई वो क्या कहला रही है, बीज पत्रोपरिक यानी एपिकोटाइल। और ये जो नीचे का पार्ट है वो क्या कहलाएगा, नीचे का पार्ट ये जो है ये क्या कहला रहा है, ये कहला रहा है आपका बीज पत्राधार। यानी इस अक्ष के ऊपर का भाग यानी ये वाला भाग ये तो कहला रहा है एपिकोटाइल, और इस अक्ष के नीचे वाला भाग यानी ये वाला भाग ये क्या कहला रहा है, हाइपोकोटाइल यानी बीज पत्राधार। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, इस बीज पत्रोपरिक के ऊपर जो सेल्स हैं उनसे तो किसका निर्माण होना है, प्रांकुर का, और इस प्रांकुर से किसका निर्माण होना है, स्तंभ का या तने का। और बीज पत्राधार के पास किसका निर्माण होना है, मूलांकुर का, और मूलांकुर से किसका निर्माण होना है, जड़ का या मूल का। तो ये आप देख सकते हैं कि भ्रूण के परिवर्धन में कौन कौन सी स्टेप होती है। यहाँ आप देखो, सस्पेंस में ना रहे, ये जो निलंबक है ये निलंबक क्या हो जाते हैं, अपहासित हो जाते हैं, यानी धीरे धीरे ये क्या हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, और इस प्रकार हमारे पास द्विबीजपत्री जो भ्रूण है वो तैयार हो जाएगा। तो विद्यार्थियों ये थी अपनी एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस कि एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, कौन कौन से चरण होते हैं, किस प्रकार विभाजन होता है, चतुष्टांश अष्टांश कैसे बनते हैं, हार्ट शेप एम्ब्रियो कैसे बनता है। ये प्रोसेस सिंपल से वे में मैंने समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो बेझिझक अपने YouTube चैनल पर जाकर अपनी इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स आता है उस कमेंट बॉक्स पे जरूर जाइए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, समझ में आया या नहीं आया। कोई भी डाउट अपने को अपने पास नहीं रखना है, डाउट क्लियर करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। और मैं बार बार आपको एक चीज ये कह रहा हूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज YouTube पर जाकर गुरु राकेश के नाम से चैनल को ओपन कीजिए, सर्च कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास इसी तरीके से आसान से वे के अंदर जो बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं वो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकूं। और उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जल्दी करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।